Hello students, how are you? Today we are on our next chapter of Indian economy. The chapter number 3 related to Indian agriculture. Earlier in chapter number 1, we have done the position of Indian agriculture on the eve of independence. But now we are talking about Indian agriculture till 1991. इवन आज तक की भी बात करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है. 2015-16 तक की या 2018-19 तक की बात करें तो भी बात सेम है, ठीक है. तो नाउ वी आर ऑन चैप्टर नंबर 3 इंडियन एग्रीकल्चर. इन इट वी विल डू इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, features of agriculture and problems facing Indian agriculture. As we know, Indians main occupation is agriculture. Near about 50 to 60% people are directly or indirectly engaged in agriculture. ठीक है. जब इतने लोग बेटे एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है तो भी वहाँ पे naturally this is very important for our Indian economy. Secondly, there may be some problems also, क्योंकि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो naturally वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हम फेस करते ही करते हैं. So today we will talk about these all topics in Indian agriculture chapter number 3. Let us move towards our very first topic, that is related to importance of Indian agriculture in Indian economy. Very first point, highest contribution to GDP. Continuously, the contribution of agriculture is declining. मतलब कि earlier it was near about 51% of the national income in 1951, but now it is 17.4%. इट मीन्स इट डजेंट मीन दैट कि हमारा जो है वो मतलब कि नेशनल इनकम में इसका पोर्शन कम होता जा रहा है तो इट मीन्स वी आर गोइंग डाउन. नो बेटे ऐसा कुछ नहीं है. इट मीन्स जीडीपी में एग्रीकल्चर का पोर्शन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है. इट मीन्स प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो कम हो रही है एंड नाउ पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ऑल्सो. और किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर भी, तीनों सेक्टर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. सो नाउ इट्स कंट्रीब्यूशन जो है इज मियरली 17.4% ऑफ द GDP. सेकेंड, सप्लाई ऑफ बेसिक नेसेसिटी या वेज गुड्स, वी कैन से द बेसिक नेसेसिटीज or waste goods which are used by household sector like food crops, rice, wheat, pulses, oil seeds. These are goods are all the goods are produced in agriculture which is the food which is used by household sector. The main portion of their food is coming from agriculture. यहाँ पे बेटे हम लोग अगर हाउस होल्ड सेक्टर की बात, इंसानों की बात छोड़ो, अगर आप एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स का जो चारा है वो भी यहीं से निकलता है. एनिमल्स क्रॉप्स जो है वो भी यहीं पे ही निकलती हैं, एग्रीकल्चर से ही निकलती हैं. सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नियर, अब शुरू में मैंने आपको बताया नियर अबाउट 50 to 60% पीपल आर engaged in agriculture. Exactly we will say 58% of working population is dependent on agriculture directly or indirectly. Directly और indirectly क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि some occupations like industries, their raw material is coming from agriculture, like jute industry, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है. और कई इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें बना हुआ जो भी गुड्स हैं दैट आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर लाइक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, कंबाइंस, थ्रेशर्स, ये सब कुछ कहाँ बनता है? इंडस्ट्रियल एरियाज में बनते हैं. तो दोज
इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल डिमांड, एग्रीकल्चर उन चीज़ों की डिमांड करता है तभी वो लोग इन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं. तो इट मीन्स इट इज़ अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडियन इकोनॉमी आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन आवर इंडियन इकोनॉमी. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू आवर इंडस्ट्रीज. एक मिनट पहले मैंने आपको बोला है कि इट इज़ द बिगेस्ट सोर्स फॉर इंडस्ट्रीज बिकॉज रॉ मटेरियल of oil industries, cotton textile industries, sugar industries, etc. is coming from agriculture. So these all industries are purely based on agriculture. तो agriculture के लिए raw material जो है वो वहीं से निकलता है, यानी कि हमारे agricultural products जो हैं that are used as a raw material in the industries. Contribution to domestic and international trade, both. Domestic trade because in our India all the states are not equal, like some states are industries based and some states are agriculture based. बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे बेटे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं सकती. जैसे बिहार की बात करें तो ठीक है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस की जा सकती हैं. राजस्थान में भी हैं, बेशक वहाँ पे दैट इज़ द ड्राउट प्रोन एरिया, बट फिर भी वहाँ पे बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस होती हैं. तो मतलब कि ईच एंड एवरी स्टेट इज़ नॉट इक्वल इन द ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शंस. तो उनके लिए जो हमारी पंजाब में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस होंगी दैट विल बी हम उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे दूसरी स्टेट्स में जहाँ उन चीज़ों की कमी है. जैसे टी, कॉफ़ी, ड्राई फ्रूट्स, ये सारे हमारे ऊपर हिमाचल में प्रोड्यूस होते हैं. तो वो सारे कंट्री में, इवन हमारे कंट्री में अब्रॉड में भी वो रोटेट होते हैं. और पंजाब में जो कॉटन प्रोड्यूस होती है वो बॉम्बे वगैरह जाती है कॉटन क्लॉथ्स के लिए, क्योंकि बॉम्बे जो है वो कॉटन क्लॉथ्स के लिए बहुत मशहूर है. ठीक है, इस तरीके से मतलब कि जो है वो प्रोडक्शन जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में जाती हैं. और हमारे इंडिया का जो काफ़ी सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस. आजकल इंडिया में से बड़े कुकड फूड जो है वो अब्रॉड जा रही है. मैक्सिमम क्लोथ, ये तो पहले भी था बेटे हमारे कंट्री में. जब बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तो ढाके की मलमल एक कपड़ा होता था बेटे, मलमल नाम का कॉटन का कपड़ा होता था, बहुत मशहूर था. ढाका एक जगह के नाम है बेटा जो आजकल बांग्लादेश की कैपिटल है. ये पहले इंडिया में होता था. तो उस टाइम पे ढाके की मलमल बहुत मशहूर थी. पश्मीने के शॉल वगैरह, ये सारा कुछ बेटे एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है. तो नेचुरली दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. तो सारी ये चीज़ें जो हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में इनको हम यूटिलाइज करते थे. बिगेस्ट पोर्शन ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. कॉफ़ी, टी, अफीम, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर जो हमारे कंट्री से इंग्लैंड में जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे. ठीक है, यूजफुल टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. our transport industry is maximum dependent on agriculture. अब आप लोग देखो बेटे, ट्रक्स में माल लोड होके एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाता है. सेम इन थ्रू रेलवेज, रोडवेज, ये बोथ जो हैं आर यूज्ड एज द कैरियर फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस. एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या सी पोर्ट तक, ताकि अब्रॉड में भेजने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए ही है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर. एज वी हैव डन इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑल्सो, द पॉइंट्स आर सेम बेटा. अगर आप पॉइंट्स की बात करो तो आपको बार बार सेम अलग अलग पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं है. दोनों में पॉइंट्स जो है वो सेम है. लाइक द वेरी फर्स्ट उसमें भी था लॉ प्रोडक्टिविटी. Law productivity refers to production in agriculture. Productivity in India
इज द एविडेंस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। देखो अगर हम कंपेयर करें बेटे हमारी प्रोडक्टिविटी और दूसरे कंट्रीज की प्रोडक्टिविटी में, तो राइस जो है इन इंडिया दीज आर 2900 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर। ये पर हेक्टेयर में है बेटा डाटा। अगर राइस इंडिया में देखें तो 2900 जो है किलोग्राम्स पर हेक्टेयर इंडिया में प्रोड्यूस होता है। जापान से कंपेयर करें तो 6420 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर। यूएसए की बात करें तो 7830 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर। तो दोनों कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो इंडिया में प्रोडक्टिविटी इज लो। द सेम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मेज, इंडिया द प्रोडक्टिविटी इन किलोग्राम्स जो है पर हेक्टेयर दैट इज 1180 किलोग्राम्स। इन चाइना दैट इज 4900 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर। एंड फ्रांस में देखिए तो 7560 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हो रही है। तो इट मीन्स यहाँ पे भी हमारा कंट्री जो है वो दोनों कंट्रीज से डाउन है। ठीक है, यहाँ पे यही ऑब्जर्वेशंस होती है कि राइस एंड मेज प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो एज कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज। इंडियन एग्रीकल्चर इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ बैकवर्डनेस, डिपेंडेंस ऑन नेचर। द सेकंड बिगेस्ट जो हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर की फीचर्स, इसको बेटे एक और बात मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपके फीचर्स हैं, फीचर्स कम प्रॉब्लम्स दोनों को भी हम इकट्ठा ले सकते हैं। यहाँ पे अगर पॉइंट्स को, अगर यही पॉइंट्स को आप प्रॉब्लम्स में भी लिख दोगे, सिर्फ अंदर वाला जो मटेरियल है जो आप लिखते हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज पॉइंट्स कैन बी सेम। डिपेंडेंस ऑन नेचर, agriculture is the monsoon gambling of monsoons because it merely depends upon the rainfall. More rainfall and lesser rainfall both are harmful for agriculture. क्योंकि अगर बेटा एक लिमिट से ज़्यादा रेन होगी तो भी वो प्रॉब्लम है, उससे फसल बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अगर ज़रूरत से कम रेन पड़ गई तो भी क्रॉप्स के लिए वो नुकसानदायक है। अब ज़रूरत से अगर कम रेनफॉल होती है तो वो उतनी नुकसानदायक नहीं है जितनी कि अगर किसी टाइम पे ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो उसको कंट्रोल करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। अगर कम रेन हुई है तो कोई बात नहीं बेटा, वी आर हैविंग द इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन अवर कंट्री, बाय दैट वी कैन फुलफिल अवर नीड्स ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल इनपुट्स। Our Indian agriculture is dependent on old systems of the agriculture like मतलब कि अब तो जो है पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स काफ़ी अच्छे तरीके से आ चुके हैं बड़े। अर्लियर अगर हम 1991 तक की बात करें तब भी हमारे पास जो थे इतना ज़्यादा अच्छी जो इनपुट्स वगैरह या पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड वगैरह नहीं थे, जिसकी वजह से हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस जो था वो बहुत कम बचता था। मार्केटेबल सरप्लस मीन्स उसे आफ्टर फुलफिलिंग आवर डोमेस्टिक नीड्स या फार्मर की अपनी नीड्स को पूरा करने के बाद जो प्रोडक्शन बाद में बचती है दैट इज़ द मार्केटेबल सरप्लस विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट टू गेन प्रॉफिट्स। अर्लियर द फार्मर्स वर सेल्फ सफिशेंसी उनकी बड़े यही थी कि सिर्फ अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करो, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन वो नहीं करते थे। बट नाउ अ डे द फार्मर्स आर वेरी रैशनल, दे ऑलवेज प्रोड्यूस द मार्केटेबल सरप्लस टू गेट प्रॉफिट्स। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स in our India, the next feature as well as problem both, the farmers are having very small holdings, very small उनके पास बड़े जो कल्टीवेशन के लिए जो साइज ऑफ लैंड है, लैंड होल्डिंग्स है बहुत छोटा है। ठीक है, सेकंड इसमें एक प्रॉब्लम और भी है, साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग्स इज स्मॉल एज वेल एज स्कैटर्ड। उनके जो खेत का साइज है, जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो बिखरे हुए हैं बड़े। एक फार्म यहाँ पे है, दूसरा फार्म कहीं और पे है, तीसरा कहीं और पे है। ठीक है, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा फेटलिस्टिक थे, उनके अपने एंसेस्टर्स की लैंड जो होती थी वो दूर दूर तक बिखरी होती थी, तो वो उस लैंड को सेल नहीं करते थे,
वो उनको उसको वहीं की वहीं एज इट इज़ उसी जगह पे यूज़ करते थे, क्योंकि फेटलिस्टिक थे। उनको ये था कि ये हमारे पुरखों की जायदाद है, तो हम इसको बेचेंगे नहीं या इसको एक जगह पे इकट्ठा नहीं करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई द फार्म साइज वाज वेरी स्मॉल, स्कैटर्ड एंड फ्रेगमेंटेड। मतलब कि जो फार्मर्स थे उनके एक तो स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग था, उसके बाद वो बेटे अपनी जो उनके अपने आगे बच्चे होते थे वो उनमें फार्म्स को डिवाइड कर देते थे, जिससे फार्म साइज और भी छोटा 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 होता जाता था। एंड द प्रॉब्लम वाज एंड दिस क्रिएटेड द प्रॉब्लम फॉर मॉडर्न वेज ऑफ कल्टिवेशन, क्योंकि छोटे छोटे फार्म्स पे हम मॉडर्न वेज ऑफ कल्टिवेशन नहीं यूज़ कर सकते। अगर छोटे फार्म्स पे ट्रैक्टर कंबाइन से एग्रीकल्चर करने की कोशिश करें तो वो नहीं हो सकती। Subsistence farming. Farmers earlier were not aware about the modern technologies. They were unknown about the how to use the multiple cropping ways. तो इस तरीके से वो सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन कर पाते थे जिससे वो was sufficient for self consumption only, not for the commercial purpose. ठीक है, बेशक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री में कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की थी। दे एनफोर्स द फार्मर्स टू प्रोड्यूस द गुड्स फॉर मार्केट, बट फिर भी उनके पास ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस या ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द होल्डिंग्स, दे वर अनएबल टू डू द मार्केटेबल सरप्लस प्रोडक्शंस. So this was the feature as well as problem facing the Indian agriculture. Next is disguised unemployment. Disguised unemployment is a problem which shows that the people engaged in agriculture are more than exactly requirement. For example, किसी फार्म साइज पे 4 फार्मर्स की ज़रूरत है, 4 वर्कर्स की ज़रूरत है, बट वहाँ पे 6 और 7 वर्कर्स को हमने काम पे लगा रखा है. तो इट मीन्स वहाँ पे जो 4 से जितने भी एक्स्ट्रा फार्मर्स हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं. अगर उनको काम से हटा दिया जाए, ठीक है, तो पीछे काम के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ नोन एज टू से that we can say that the marginal productivity of disguised unemployed persons is 0. Marginal productivity of such type of the workers is 0. That's why I can say अगर उनको हम वहाँ से विथड्रॉ कर दें तो वहाँ पे एग्रीकल्चर टोटल प्रोडक्शंस के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. बेटा ये जो पॉइंट्स है ना, ये हर एक पॉइंट अपने आप में एक छोटा MCQs भी हैं और 1 मार्क क्वेश्चन भी हैं. लास्ट ईयर के अगर आप पेपर आपको उठा के देखोगे तो वहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी प्रॉब्लम है. ये क्वेश्चन भी 1 मार्क में आया हुआ है. ठीक है, एंड हमारे पास स्मॉल होल्डिंग साइज, सेल्फ सफिशेंसी, सेल्फ कंजम्पशन, मार्केटेबल सरप्लस, ये पॉइंट लास्ट ईयर के पेपर में आया. बेटा उठा के देख लेना बेशक, वहाँ पे आपको MCQs में ये क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इनको प्रॉपर तरीके से आपने लर्न करना है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. प्रॉब्लम्स मीन्स से फिर वही पॉइंट है, मैंने आपको बताया द फीचर्स आर प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स आर फीचर्स. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज लॉ लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जो मैंने अभी आपको बताया था. इन इंडियन एग्रीकल्चर वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लॉ प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. ठीक है, राइस की प्रोडक्शन भी जापान से या कहीं से भी कंपेयर करें तो हमारे पास जो है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो राइस की है दैट इज़ नियरली 1/3 ऑफ जापान. एंड वीट की प्रोडक्शन जो है दैट इज़ नियरली 1/3 ऑफ फ्रांस. ठीक है, तो फ्रांस में हमसे 3 टाइम्स ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हो रही है वीट की, और जापान में राइस की प्रोडक्शन हमारे इंडिया से 3 टाइम्स मोर देन इंडिया है. ठीक है, लैंड टेन्योर सिस्टम, एट दैट टाइम वी वर हैविंग द लैंड टेन्योर सिस्टम दैट वाज जमींदारी सिस्टम. वी वर अनअवेयर अबाउट हाउ मच रेंट वी हैव टू गिव टू द गवर्नमेंट, बट नाउ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय द abolition of intermediaries in our Indian agriculture.
ठीक है। तो हमारे पास जो रेंट था वो फार्मर्स के ऊपर रेंट की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती थी कि उनके पास मार्केटेबल सरप्लस बचता ही नहीं था। दे वर ओनली प्रोड्यूसिंग merely फॉर देयर सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस या सेल्फ कंजम्पशन ओनली। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, जो मैंने आपको पीछे बताया, द फार्मर्स वर हैविंग वेरी स्मॉल लैंड पार्ट्स, ठीक है। उनके पास सब डिवाइडेड थे बेटे। प्रॉब्लम ऑफ सब डिवीजन और एंड फ्रेगमेंटेशन, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स थे और उनका साइज बहुत छोटा था, ठीक है। जो स्कैटर्ड फार्म्स थे उसमें टाइम, मनी एंड एफर्ट्स बहुत वेस्ट होती थी, क्योंकि एक फार्म से दूसरे फार्म में जाने के लिए हमें बहुत सारा टाइम लगता था। सेकेंडली, हर एक फार्म के चारों तरफ बाउंड्रीज बनी होती थी, तो बाउंड्रीज में लैंड जो थी वो काफ़ी लैंड हमारी वेस्ट हो जाती थी। डिपेंडेंस ऑन नेचर, द सेम पॉइंट इज हेयर। आवर इंडियन एग्रीकल्चर वाज merely the gambling of monsoons. Irrigation facilities were not so properly developed and we were dependent on rainfall, ठीक है। एंड रेन डिपेंड्स अपॉन, मतलब कि ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि ज़्यादा होगी ये कम होगी, ठीक है। अनसर्टनटी, देयर वाज मियरली अनसर्टनटी। द नेक्स्ट इज बैकवर्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक वाज वेरी बैकवर्ड। वही बेटा हल बैल जो थी उससे एग्रीकल्चर होती थी, मॉडर्न टेक्निक्स नहीं यूज़ की जाती थी, ठीक है। एग्रीकल्चर जो थी दैट वाज मियरली द वे ऑफ सेल्फ सफिशेंसी, सेल्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग ओरिएंटेड थी, ठीक है। फालतू मार्केटेबल सरप्लस तो उस टाइम पे प्रोड्यूस नहीं होता था बिकॉज ऑफ दीज ओल्ड वेज ऑफ कल्टिवेशन ओनली। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड उस टाइम पे यूज़ नहीं होते थे। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ फाइनेंस। बेटे आजकल जैसे बैंक्स हैं, नाबार्ड बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, दीज आर मियरली फॉर द हेल्प टू हेल्प द फार्मर्स ओनली, रूरल एरियाज़ की हेल्प के लिए हैं बेटे। बट एट दैट टाइम देयर वॉज नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स ऑफ फाइनेंस दैट वर जमींदार्स, मनी लेंडर्स, कमीशन एजेंट्स। तो वहाँ पे ही फार्मर्स वर बाउंडेड टू टेक द लोन्स फ्रॉम दीज पर्सनस ओनली। एंड जब हम लोग वहाँ से ऐसा लोन लेते थे एंड वी वर बाउंडेड टू सेल आवर प्रोड्यूस टू देम ओनली एट द रेट विच दे वांट टू पे अस। हम अपनी मर्जी से किसी रेट पे, ये नहीं था कि जो मार्केट का रेट है उस रेट पे हम अपनी प्रोडक्शन को सेल नहीं कर पाते थे, हमें वही रेट पे सेल करना पड़ता था जो मनी लेंडर्स हमें एनफोर्स करते थे। दैट वाज नोन एज द डिस्ट्रेस सेल। The farmers were enforced to sell their produce to commission agents or money lenders only from where they have taken the loans, ठीक है। It was merely due to lack of financial help. The next is lack of organized marketing structure. वही पॉइंट सेम आ गया बेटा, क्योंकि एट दैट टाइम जो मार्केट थी दैट वाज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो प्रॉपर तरीके से फॉलोड नहीं थे, ठीक है। फार्मर्स जो थे डिस्ट्रेस सेल की वजह थे, दे वर बाउंड टू सेल देयर प्रोड्यूस टू द मनी लेंडर्स, महाजन्स और जमींदार्स ओनली, जहाँ से उन लोगों ने लोन लिया हुआ था, ठीक है। और एट द टाइम द फार्मर्स वर, उनमें बड़े बार्गेनिंग पावर नहीं थी, जैसे आजकल मार्केटिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, ठीक है। मार्केटिंग सोसाइटीज़ बनने से फार्मर्स की अपनी सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, जिससे फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। नाउ फार्मर्स कैन एनफोर्स द कमीशन एजेंट्स टू सेल देयर प्रोड्यूस, टू परचेज देयर प्रोड्यूस एट द रीजनेबल रेट, वट एवर द रेट इज़ फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आजकल गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी है। द फार्मर्स आर सेलिंग देयर प्रोड्यूस ऑन दैट रेट विच इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और अब वो अपनी प्रोड्यूस को इस रेट पे नहीं सेल करते, इसलिए उनके पास प्रॉफिट भी है, मार्जिन भी निकलते हैं, ठीक है। बट अर्लियर द फार्मर्स वर वेरी पुअर, दे वर ओनली प्रोड्यूस्ड द सबसिस्टेंस फार्मिंग ओनली। क्रॉप सिर्फ उनकी वहीं पे ही बिकती थी जहाँ से उन्होंने लोन ले रखा था, क्योंकि एट दैट टाइम महाजन्स एंड अदर मनी लेंडर्स गिव द लोन्स एट वेरी ईजी कंडीशंस। बट वो ईजी कंडीशंस उस टाइम पे लगती थी कि
हमें इजीली पैसा लोन पे मिल रहा है, बट जब वो वापस करना होता था वही इजी कंडीशंस बहुत टफ कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाती थी। वो इतनी टफ हो जाती थी कि फार्मर्स जो थे उनको अपनी जो उनके पास लैंड होल्डिंग्स थे, वो पार्ट ऑफ फार्म्स था, वो दे के ही अपना लोन वापस करना पड़ता था। ठीक है, तो वैसे भी बेटे वो उनको एनफोर्स करते थे कि अपनी प्रोड्यूस को उन्हीं को सेल किया जाए। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स विच वर फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर। यहाँ पे हमने 3 टॉपिक्स किए हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, मेन ऑक्यूपेशन है, फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे मैंने आपको बताया बेटा बोथ द पॉइंट्स आर सेम, बट अंदर जो है वो आपको थोड़ा सा रिटर्न में मटेरियल जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज हेडिंग्स में बी सेम। सो इसको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना बेटा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।